हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं रेहानजा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जैसा कि जानते हैं, मैंने सुबह फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा दिया है 11 अगस्त 2025 का एनटीपीसी एग्ज़ाम का। ये सेकंड शिफ्ट है और इसको भी देखिए, इसको मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके लाया हूँ। और जो तुम्हारे क्वेश्चन पूछे गए थे 100% ओरिजिनल एंड एक्यूरेट, 100% ओरिजिनल एंड एक्यूरेट क्वेश्चन में लेके आया हूँ। कोई भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखो मैं जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैंने ला के भी आपको दिखा दिया है कि बिम्स्टेक की 2025 में बैठक कहाँ हुई थी। ठीक, तो ये देखो 2025 में बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन की बैठक थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। तो क्या आपका आंसर था? थाईलैंड के बैंकॉक में बैठक हुई थी। यह छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था जो 2 से 4 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ था। इस बैठक की थीम बिम्स्टेक युद्ध समृद्ध, लचीला और खुला है, मतलब प्रॉस्पेरियस, रिसाइलेंट एंड ओपन। इस सम्मेलन में बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश में नेता शामिल हुए थे और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाने, व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 नामक रोड मैप बनाया गया है जो क्षेत्रीय समृद्धि के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य तय करता है। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में भाग लिया था और नए प्रयासों की घोषणा की, जिसमें आपदा प्रबंधन, पारंपरिक चिकित्सा, कृषि अनुसंधान, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं के कौशल विकास जैसे क्षेत्र शामिल थे। इसके अलावा भारत में बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्थापित करने और बिम्स्टेक बिजनेस समिट आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा। मेरे भाई, भागना नहीं वीडियो से, सारे के सारे पॉइंट मैं लिख के लेके आया हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है, तो इसको देखिए आप, इसमें बहुत सारे पॉइंट मैं लिख दिया हूँ और भागिएगा नहीं, एकदम सरल भाषा में लिख कर लेकर आया हूँ। ठीक, फिर एक क्वेश्चन, फिर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स स्थापित कर बिम्स्टेक बिजनेस समिट आयोजन करने के प्रस्ताव भी रखे हैं। साथ ही अवधि में नेपाल में 9 अप्रैल 2025 में बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक भी आयोजित की गई थी। ठीक, सारांश में 2025 बिम्स्टेक की बैठक संचालन थाईलैंड बैंकॉक में हुआ है। यह बैठक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मंच रही है। देखो, बिम्स्टेक समिट का मैं फ़ोटो भी लेके आया हूँ। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपसे बस एक वो है, एक ही कहना है कि मेरे भाई इसको जो है लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, तो मेरे भाई आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना मेरे भाई, शेयर कर देना। एक लाइक और एक शेयर से कुछ नहीं जाता, और सब्सक्राइब भाई कर लेना, बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जितने भी भविष्य में एग्ज़ाम आने वाले हैं, सारे का सारा एनालिसिस मैं आपको इसी चैनल पर करवाऊँगा। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दिखा देता हूँ मैं आपको। 4 अप्रैल 2025 को देख लो, बैंकॉक और थाईलैंड में, बैंकॉक के थाईलैंड में जो है, थाईलैंड के बैंकॉक में नहीं यार, बैंकॉक के थाईलैंड में हुई थी बैठक। ठीक, अब देखो इधर, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, हेमा मालिनी कहाँ की सांसद हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? हेमा मालिनी कहाँ की सांसद है? तो हेमा मालिनी भारतीय लोकसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश के मथुरा, देख लो बेटा, मथुरा संसदीय क्षेत्र में सांसद हैं। उन्होंने 2014 में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और 2024 तक लगातार विधायक रहीं। क्या बात है, 2014 से देखो, 2014 से 2024 तक लगातार विधायक रहीं। मथुरा संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधित्व हैं। उन्होंने कई चुनाव में इस क्षेत्र में विजय होकर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर लिया है। देखो, मैं आपको हेमा मालिनी जी का चेहरा भी दिखाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा अगर हेमा मालिनी जी को दिखाएंगे तो धर्मेंद्र जी बुरा मान जाएंगे, इसलिए हम लोग धर्मेंद्र सर को भी लेके आए हैं। आप लोग पहचान लेना। ठीक, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन एक पूछा गया था, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम बताओ। तो ये जितनी हमने इसमें लिख दी हैं, पश्चिम की ओर जितनी भी नदियाँ बहती हैं, मैंने 1 बाय 1 सबको लिख दिया। नर्मदा नदी बहती है, ताप्ती नदी बहती है,
साबरमती नदी बहती है, माही, लूनी, घग्गर, शरावती। इसमें अगर कोई भी ऑप्शन आपका होगा तो आप लोग टिक कर दिए होंगे, इतना मुझे विश्वास है। फिर लिखा है यह नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में पश्चिम की ओर और अरब सागर में की ओर बहती हैं। ये नदियाँ अरब सागर में आकर गिरती हैं, ठीक। नर्मदा, तापी प्रमुख और बड़ी नदियाँ हैं जो मध्य भारत से निकलकर अरब सागर में मिलती हैं। बाकी नदियाँ भी मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में बहती है। ये कई नदियाँ जैसे लूनी, घग्गर मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रवाहित होकर अपना समतल या रेत में विलीन हो जाती हैं, ठीक। फिर एक क्वेश्चन लिखा है मैंने कि यह सारा का सारा एक्सप्लेनेशन कर दिया। यह नदियाँ भारत में अधिकांश नदियाँ उलट पश्चिम दिशा में बहती हैं क्योंकि अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में की ओर बहती हैं। ये देखो हमने नदियों का फ़ोटो भी लगा दिया है ताकि आप लोग देख सकें। हो सकता है नदियाँ भूल गए हो तो नदियाँ, पहाड़, दर्रे वगैरह ये पढ़ के जाना, क्वेश्चन में पेपर में इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। 2025 में एशिया विंटर ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो देखो 2025 में एशिया विंटर ओलंपिक गेम की मेज़बानी चीन के हार्बिन शहर में हुई थी। यह 9वीं बार आयोजित हुआ है और 7 से 14 अप्रैल 2025 तक चला है। हार्बिन ने पहली बार 1996 में भी आयोजन किया था। इस आयोजन की आधिकारिक नारा था थीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, ठीक है। क्या था? ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। 2025 एशियाई गेम्स के दौरान कई खेल हुए। चीन ने कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा मेडल भी जीते, ठीक। ये देखो मैं एशिया विंटर की फ़ोटो भी लेके आया हूँ, कितनी मस्त फ़ोटो है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था नगर पालिका किस अनुच्छेद में है? तो नगर पालिका भारतीय संविधान के पार्ट 9A में आती है, जो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के प्रावधानों के अंतर्गत आती है। नगर पालिका के संबंध में मुख्यतः अनुच्छेद 243 क्यों में इसके गठन का प्रावधान है। यह अनुच्छेद प्रदेश में नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी और इसे स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं घोषित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत नगर पालिकाओं को इस प्रकार उनकी संरचना, कार्यप्रणाली और चुनाव आदि विस्तार में नियम बनाए गए। फिर इस प्रकार नगर पालिका के से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 तक, जिसमें विशेष रूप से अनुच्छेद 243 नगर पालिका की गठन की बात की गई है। संक्षेप में हम लोग देख लेते हैं क्या है। नगर पालिका संविधान के भाग 9A में है, ठीक। मेरे भाई इसको पढ़ लेना, धुआं कर दोगे। कहाँ धुआं कर दोगे? पेपर में। इसको देखना बहुत ज़रूरी है। मुख्य रूप से नगर पालिका 243 से 243 तक है। इसका गठन 243 क्यों में हुआ है? 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता मिली है। क्या बात है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आ गया हूँ मेरे भाई। इसको आप देख लेना। PDF अगर चाहिए तो मेरा एक नंबर बताए दे रहा हूँ, इस पर आप क्वेश्चन भी भेज सकते हैं और इसी पे आपको PDF भी मिलेगी। नंबर बताए दे रहा हूँ, देखो। इस नंबर पर भेज देना, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है RR8056, ठीक। ये टेलीग्राम चैनल है, ये व्हाट्सएप नंबर है और इस पर ओनली मैसेज करना, ओनली मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा, कॉल ना करना। अच्छा, ये देखो हम नगर पालिका की फ़ोटो भी उठाकर ले आए हैं, ठीक, आपके लिए, कि आप लोग भूल ना जाएं। फिर लिखा है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, प्रार्थना सभा की शुरुआत किस शहर से हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने पूरा प्रार्थना समाज को उठा लाए हैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। प्रार्थना सभा की शुरुआत भारत के मुंबई शहर से हुई थी। इसकी स्थापना 31 मार्च 1867 डॉक्टर आत्मा राम पांडुरंग महादेव गोविंद रनाडे इतिहासकार RG भंडारकर से मिलकर की थी, ठीक है। इसमें कितने लोग?
आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे और इतिहास R.G. भंडारकर ने मिलकर की थी। प्रार्थना सभा का एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों को खत्म करना, एकादिशवाद उपासना को बढ़ावा देना। यह आंदोलन महाराष्ट्र पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण हिस्सों के रूप में उभरा और बम्बई से इसे प्रभाव का विस्तार पुणे, अहमदाबाद, सतारा जैसे शहर में हुआ। इस आंदोलन ने पश्चिम भारत में समाज सुधार को मजबूती से आगे बढ़ाया और ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर कई सामाजिक मुद्दों पर काम किया। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, जगदीप धनखड़ ने जो बुक लॉन्च किया उसके राइटर कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी धड़कन बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। ये जो अभी इन्होंने जो है रिज़ाइन भी कर दिया है, आप लोग जानते होंगे। हाल ही में जिस किताब को लॉन्च किया है वह जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। उस बुक का नाम है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। क्या नाम है उस बुक का? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। इस पुस्तक के लेखक श्री बंदरू दत्तात्रेय जो हरियाणा के राज्यपाल भी हैं। कौन हैं? अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर यहाँ कहीं होंगे। ये तो R. वेंकटरमन जी हैं, इधर खड़े हैं। ये R. वेंकटरमन हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये पता नहीं कौन है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सुनो, तो ये इस पुस्तक के लेखक श्री बंदरू दत्तात्रेय हैं जो हरियाणा के राज्यपाल भी हैं। यह पुस्तक 9 मई 2025 को नई दिल्ली में लॉन्च हुई थी और इसको किसने लॉन्च किया था? श्री जगदीप धनखड़ जी ने। अब चलो आ जाते हो यहाँ पर। अब सुनो, इसमें पूछा गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बताओ। वही सन 1 पूछा था, लेकिन जो बच्चों ने बताया मैं उसका पूरा विवरण ही आपके सामने लाके रख दूंगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण मतलब फैक्टराइजेशन करना था। विशेष रूप से भारी उद्योगों के विकास पर केंद्रित था, मतलब इसमें फैक्ट्री वगैरह लगाना इसमें था। यह इस योजना का विकास महालनोबिस मॉडल, भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है, इसका मॉडल आपसे पूछ सकता है तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे, जिसे भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने बनाया था। योजना की प्रमुख बातें और लक्ष्य अब सुनो। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत भारी उद्योगों जैसे लौह इस्पात, भारी रसायन इंजीनियरिंग, मशीन निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देना। दूसरा नंबर है उद्योगों के विकास के माध्यम से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट है मौजूदा कृषि केंद्र से पहले योजना से भिन्न इस प्रकार औद्योगिकीकरण उत्पादों के घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देना। तीसरा पॉइंट है योजना के अंतर्गत कुल लगभग 4800 करोड़ रुपए का आवंटन करना। इस योजना भारत के तीव्र औद्योगिक और आर्थिक विकास की बुनियादी रूप में एक बड़ा कदम साबित हुआ और उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि और रोजगार के अवसर को बढ़ाना। सारे पॉइंटों को मैंने पोस्टमार्टम कर दिया है। अब भी अगर तुम लोग एग्जाम ना पास कर पाओ तो बेकार है मेरे भाइयों, ठीक है। और हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और आपके लिए मेरी मेहनत नहीं रुकेगी, ठीक है। मैं मेहनत करता रहूँगा। फिर देखो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारी आधार पर तैयार किया और उच्च स्तरीय औद्योगिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति थी। इस योजना के दौरान भारत की तकनीकी संस्थान जैसे IIT की स्थापना हुई और विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजना आरंभ हुई जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी, ठीक। अब लास्ट पॉइंट बचा है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारत को कृषि प्रधान देश से औद्योगिक रूप में सक्षम देश बनाने के लिए एक मजबूत नींव प्रदान की। मेरे भाइयों, अब आप बताना आपको ये क्लास कैसे लगी। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जो मेरी फर्स्ट वीडियो आई थी उसमें थोड़ी कम मेहनत लगी थी, लेकिन इसको मैंने सिस्टमेटिक तरीके से और सारे क्वेश्चन एक ही बार में लाके आपको दे दिए हैं। अब आएगी इसकी लास्ट शिफ्ट,
जो थर्ड शिफ्ट होगी उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड का मैं पूरा का पूरा सारांश लाके आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। और जिससे जो 12, 13, 14, 15 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेरी क्लास ज़रूर देख के जाएं। आपको अवश्य ही यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप अपने एग्ज़ाम की टांगें तोड़ कर आएंगे। तो चलो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।